किया। अब देखिए ये बताया है कि देखो किस प्रकार से इसमें अलग अलग कालखंड दिए हैं, उनकी अवधि भी दी हुई है कि परमियम काल रहता है जो 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है ये। उसके बाद ये देखिए ट्राइएसिक काल आता है, फिर जूरेसिक काल आता है, क्रीटेशियस काल आता है और वर्तमान काल। तो आप देखेंगे इसमें कि सर्वप्रथम देखो पहले वाले फोटो में आप देखेंगे तो इस परमियम काल में ये जो स्थलखंड एक है ये पूरा का पूरा अंगारा लैंड और लोरेशिया और गोंडवाना लैंड का भाग जो पेंजिया के नाम से जाना जाता है और उसके चारों तरफ पानी का वाला भाग है ब्लू कलर का, वो पेंथालासा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य पानी का वाला भाग टेथिस सागर के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात देखिए और इस महाद्वीपीय भाग में यानी पेंजिया में विखंडन शुरू हो जाता है, अलग अलग टुकड़ों के रूप में महाद्वीप के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिर अगले फोटो में क्रीटेशियस काल में आते आते लगभग आप देखते हैं कि जो वो पेंजिया के धरातल के विखंडन के कारण ये अलग अलग आकृति के टुकड़े अपनी मूल स्वरूप में आने लगते हैं और जो पेंथालासा का पानी भी अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है और अंत में वर्तमान में आप देखते हैं तो वर्तमान के जो हमारे पास 7 महाद्वीप और 5 महासागर है उनकी आकृति हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस सिद्धांत के माध्यम से महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के माध्यम से वैगनर अपने महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति की व्याख्या सही ढंग से कर पाते हैं। अब देखिए वास्तव में वैगनर ने जो अपना सिद्धांत दिया महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, और इसी सिद्धांत के माध्यम से वैगनर महोदय ने महाद्वीपों और महासागरों की वर्तमान उत्पत्ति को सिद्ध करने का प्रयास किया है। तो अब इसके हम कैसे माने कि वास्तव में ऐसे बल हुए होंगे, ऐसे बलों के प्रभाव और गति के कारण पेंजिया का विखंडन हुआ, पेंथालासा में अतिक्रमण हुआ और वर्तमान स्वरूप के महाद्वीप और महासागरों की हमें प्राप्ति हुई। तो अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए अपने पक्ष में कुछ तर्क और प्रमाण दिए हैं वैगनर महोदय ने, और उन तर्कों और उन प्रमाणों के आधार पर ही हम महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में विश्वास करते हैं कि वास्तव में ये सिद्धांत वर्तमान के महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति की सही ढंग से व्याख्या कर सकता है। तो देखिए कौन कौन से प्रमाण दिए वैगनर ने। भूगर्भिक बनावट, जलवायु तथा वनस्पतियों के वितरण के आधार पर वैगनर ने ये प्रमाणित करने का प्रयास किया कि प्रारंभ में सभी स्थल भाग पेंजिया के रूप में थे। वैगनर ने सिद्धांत की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए। पहला प्रमाण दिया, सबूत दिया। वैगनर के अनुसार जिस प्रकार किसी वस्तु के 2 टुकड़े करके पुनः मिलाया जा सकता है, उसी प्रकार उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को यूरोप के पश्चिमी तट से तथा दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट को अफ्रीका के पश्चिमी तट से मिलाया जा सकता है। अर्थात इसमें वैगनर महोदय ने वर्तमान के महाद्वीपों की धरातलीय आकृति, उनके किनारे वालों भाग की बनावट और संरचना को देखते हुए ये बताने का प्रयास किया कि जो अटलांटिक महासागर के दोनों ओर के महाद्वीपीय भाग है, जिसमें एक और पश्चिमी यूरोप और एक और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पूर्वी भाग, इसी प्रकार दक्षिणी अटलांटिक महासागर के एक और पूर्वी अफ्रीका और एक और दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी भाग, इन दोनों टुकड़ों को वास्तव में आपस में हम यदि पास में लाके मिलाने की कोशिश करें तो एक ये मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो इससे प्रतीत होता है कि वास्तव में ये चारों भूखंड कभी एक ऐसा समय था जब ये आपस में पेंजिया के रूप में जुड़े हुए थे और बाद में इनके विखंडन के कारण ये अलग हो गए। ये देखो इस प्रकार से इस फोटो में आप देख सकते हैं। वास्तव में ये देखिए इसको जिग्सो फिट भी कहते हैं वैगनर महोदय, कि गिनी की खाड़ी में ब्राज़ील प्रायद्वीप का सटना। ये गिनी की खाड़ी अफ्रीका वाला भाग है ना, अफ्रीका के पश्चिम में स्थित है गिनी की खाड़ी, और इधर ये जो ब्राज़ील का निकला हुआ भाग है ये आपस में ऐसे मिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि आपस में जुड़ा हुआ है। तो इससे सिद्ध होता है कि कभी एक समय में कार्बोनिफेरस काल में ये पेंजिया के रूप में आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन कालांतर में इनमें ज्वारीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, फिर प्लवनशीलता बल के कारण इनका विखंडन हो गया। तो ये जिग्स ऑफ फिट के नाम से भी ये जाना जाता है। मत इनका सबूत प्रमाण जो देते हैं कि वास्तव में कभी महाद्वीप और महासागर अलग अलग आकृति में थे और वर्तमान में इनका अलग अलग आकार और रूप है। दूसरा प्रमाण, भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर अटलांटिक महासागर के दोनों तटों के
कैलिडोनियन तथा हर्शियन पर्वत क्रमों में समानता पाई जाती है। दूसरा प्रमाण की बात में अटलांटिक महासागर के दोनों ओर जो भी ये महाद्वीप है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, इनके किनारों पर जो मोड़दार पर्वत श्रेणियां हैं, उन मोड़दार पर्वत श्रेणियों की जो संरचना है, उनकी चट्टानों की प्रकृति और संगठन है, वो वर्तमान में एक जैसा है, एक जैसी समानता इनमें पाई जाती है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये कभी आपस में जुड़े हुए थे। तीसरा, स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में पाए जाने वाले लैमिंग नामक छोटे छोटे जंतु अधिक संख्या में हो जाने पर पश्चिम की ओर भागते थे और आगे स्थल भाग न होने के कारण जलमग्न हो जाते हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि अतीत काल में यानी प्राचीन काल में, भूतकाल में जल स्थल भाग एक ही थे, ये तो जंतु पश्चिम की ओर जाते थे। वास्तव में स्कैंडिनेविया वाला भाग ये यूरोप महाद्वीप में जो डेनमार्क है, आपका आइसलैंड है, ब्रिटेन है, स्कॉटलैंड है, ये पूरा का पूरा भूभाग, इस क्षेत्र को स्कैंडिनेविया क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पर एक लैमिंग नामक छोटे छोटे जंतु अधिक संख्या में पैदा होते हैं और जब उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है तो वो पश्चिम की ओर प्रवाह करने की उनकी आदत रहती है और पश्चिम की ओर प्रवाह करते करते वो वर्तमान के जो अटलांटिक महासागर का उत्तरी भाग है उसमें वो डूब जाते हैं और ये प्रकृति इनमें अभी भी मौजूद है। इससे ये सिद्ध होता है कि वास्तव में ये यूरोप से जो उत्तरी अमेरिका का कनाडा वाला भाग है वो इससे सटा हुआ था, जिसके कारण वो स्थल से स्थल भाग में प्रवास कर लेते थे। लेकिन कालांतर में क्या हुआ कि ये दोनों भाग अलग हो गए, फिर भी उनकी उस प्रवास की प्रकृति अभी भी वो रुकी नहीं है। तो इससे भी सिद्ध होता है कि वास्तव में ये महाद्वीप कभी एक थे। चौथा प्रमाण, ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति का भारत, दक्षिण अफ्रीका, फॉकलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका में पाया जाना इस बात को प्रमाणित करता है कि अतीत काल में ये सभी स्थल भाग आपस में जुड़े हुए थे। ये वनस्पति विशेष एक विशेष प्रकार की जलवायु दशाओं में पैदा होती है और उस विशेष क्षेत्र में ही होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में ये विश्व के लगभग सभी महाद्वीपों के अलग अलग भूभागों में पाई जाती है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये महाद्वीप कभी आपस में एक थे और फिर में विखंडन शुरू हुआ। पांचवा प्रमाण है इनका, कार्बोनिफेरस युग के हिमानीकरण के प्रभाव का ब्राजील, फॉकलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत तथा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाना भी स्थल भागों के एक होने के तथ्य का प्रमाणित करता है। यानी कि इन जो ये इसमें वर्णित जगह दी है, भारत भी इसमें शामिल है, यहाँ भी हिमानीकरण के प्रभाव दिए हुए हैं कि हिमानीकरण की घटना यहाँ भी पहले कभी हुई थी, ठीक है ना, उनके साक्ष्य मिले हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि वास्तव में ये संपूर्ण भूखंड कभी एक पेंजिया या महाद्वीप के रूप में, स्थल भाग के रूप